रॉ मटेरियल कॉस्ट 220 और इसकी है 330। एनआरबी के पहला केस था जो, उसमें 400 थी, लेकिन दूसरे केस में कितनी है, इसमें से कितने पे दिखाएंगे, 300। और फिर रॉ मटेरियल किस पे दिखाएंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने पर, 150। हौच पौच तो नहीं हो गया दिमाग में, क्लियर है एकदम। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं। हाँ, और टिक लगाते जाऊंगा कि हो गया, मतलब मैं एक्टिवली कुछ छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुम्हें कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं सारे करा रहा हूँ। ये कर चुके हैं हम, मेहुल वाला 600 यूनिट, 500 यूनिट और 1500 यूनिट, तो खत्म हो गया। क्या? हाँ, अभी हिलना मत, 10 मिनट और पढ़ेंगे। कौन बोल रहा है? जब जब तुम्हें सिलेबस देख के घबराहट होगी, उसका ग्लूकोज पिलाएंगे हम तुम्हें। 1 मिनट मेंटली शांत हो जाओ, हम 10 मिनट तो पढ़ेंगे कम से कम। हाँ, वो तो पैसे ही परेशान कर रहे हैं। हम ये टेन शुरू कर लें क्या? क्या बिना परमिशन लिए मत चले जाना, आ नहीं पाओगे दोबारा अंदर। बस 10 मिनट, यहाँ काट आएगा मैं छोड़ दूंगा। वाह,
नहीं, और तेज। बात मत करो, जल्दी लिख लो। बस, बस, ठीक है। क्या? आना तो है ना, तो है।
लिख लिया इतना। देखें AS10 में थोड़ी कमियां थी और 6 में तो बहुत ज़्यादा, इसलिए IFRS जब आए तो AS10 को उसी की ट्यून में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो ये नया AS10 बना, सुन लेना, छोटे से पार्ट है। ये दो चीज़ों से डील करेगा। जैसे पुराना AS था AS10, वो किसके बारे में था, फिक्स एसेट, और AS जो 6 था वो किसके लिए था, डेप्रिसिएशन। अब जो AS10 है रिवाइज्ड, उसका नाम क्या कर दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। समझाऊंगा, अभी मैंने ये वाला पार्ट शुरू नहीं किया, अभी ये किया है। जैसे AS10 डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ PP, फिक्स एसेट को कैसे अकाउंटिंग करेंगे, और डेप्रिसिएशन से डील करता है। तो जिसमें हमने पहला पार्ट शुरू किया कि डेप्रिसिएशन क्या है। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब AS इतना वेटेज रखता है कि हो सकता है 10 मार्क्स तक भी चला जाए, क्योंकि AS6 अपने आप में 4-5 नंबर का आता था और ये भी आता था 5 का, और हटा कुछ नहीं है, दोनों मिलके मर्ज हो गए हैं। तो जो AS दो हटे तो डबल ही हो गया है अगला जो आया है, ये काफ़ी बड़ा AS है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से समझना शुरू कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। हम ये सब समझेंगे। तो मैंने इसमें से पहला पार्ट उठाया अभी, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा, ये सारे काम के। तो सिस्टमेटिक एलोकेशन का मतलब क्या होगा, तो यह लिखा है कि एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच एसेट। अच्छा, तुम्हें ये याद हुआ क्या, समझाऊंगा, हो जाएगा, लेकिन अभी एक बार बोल लो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अभी ये याद ही किया तुमने, एक एक बात समझाऊंगा, फिर हमें जब भी हम दोबारा पढ़ेंगे हमें याद नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो मैं जैसे पहली बात समझा रहा हूँ कि सिस्टमेटिक एलोकेशन का मतलब क्या है। तो देखना, आप प्लांट PPE खरीद के लाए हैं, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ये फोर्थ ईयर। आप इससे प्रोडक्शन करेंगे, बताओ प्रोडक्शन पहले ईयर ज़्यादा होगा या दूसरे या तीसरे चौथे। नई मशीन आई है पहले में, तो मान लो यहाँ पे प्रोडक्शन इतना होने वाला है, ठीक है। अगले साल जो प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा, ये प्रोडक्शन को डिनोट कर रहा है। अगले बार कम प्रोडक्शन होगा, सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन कम होगा, थर्ड ईयर में प्रोडक्शन और भी कम होगा, फोर्थ ईयर में और भी कम। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ नहीं हो पाएगा। बस इतना बस समझा दूं, फिर छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी। प्लीज़ सुनना, इस सिस्टमेटिक एलोकेशन का मतलब क्या है। अब आप PPI को यूज़ कर रहे हैं, पहले साल ज़्यादा प्रोडक्शन आ रहा है, आगे कम प्रोडक्शन होगा, फिर और कम, फिर और कम। तो होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इक्वल मिल रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो जब बेनिफिट कम होता जा रहा है तो खर्चा भी कम होते जाना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे ज़्यादा यूज मशीन का कब हो पाया, पहले बार। तो सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन कब लगना चाहिए, पहले साल, फिर दूसरे साल कम, तीसरे साल और कम, चौथे साल और कम। ऐसे केस में हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, WDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इस तरीके से। और यही हम देखें कि एक मशीन है जो इक्वल प्रोडक्शन करती है, हर एक साल इक्वल प्रोडक्शन है उसका, ये हो गया प्रोडक्शन